हेलो, राधे राधे बच्चों। वेलकम टू टीच गुरु। कैसे हो सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपके सामने एक क्यूरी लेकर आए हैं। क्यूरी भी आप लोगों की थी, जवाब हम लेकर आए हैं। एक बच्चे का सवाल था जब वीडियोस बन रही थी भाई कि फॉर्म निकल चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, इतनी फीस है, ये लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये नहीं भर सकते हैं। तब एक बच्चे का सवाल आया था कि हमें टॉपिक और सब टॉपिक बता दो ग्रेजुएशन के कि कितना पढ़ने के काम चल जाए। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि कहीं और से कोचिंग ना लेके खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो उन्हीं के लिए है जो खुद से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उनको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हम क्या पढ़े, क्योंकि ग्रेजुएशन में 18 मैथ है भाई, हलवा तो नहीं है ना कि अब मैं बोल दूँ सब पढ़ के चले जाओ। ऐसा नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कुछ होगा ना भी, एक मैथ उठाऊं उसमें से 2 टॉपिक उठा लूं, मतलब 5-7 पेज हो पढ़ लूं, और हो सकता है उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमें पेपर में मिल जाए। ये है टेक्निकल बात। तो आपके सामने ग्रेजुएशन के जो सिलेबस है पूरा का पूरा 18 मैथ, उसमें से एक सिलेक्टेड सिलेबस आपको बताने जा रही हूँ, और वो किस बिहाफ पे बता रही हूँ। देखो, DSSS भी कहता है टीजीटी हो या पीजीटी हो, और ऐसा भी नहीं है कि टीजीटी वालों के लिए अलग से दया आती हो, इनको नहीं। उन्हीं बस फर्क कितना है, पीजीटी में 180 माने मतलब 200 नंबर का मैथ है जिसमें 20 पैडागोजी है, और टीजीटी में 100 नंबर का प्योर मैथ है जिसके अंदर 10 नंबर की पैडागोजी है। तो 90 और 180 क्वेश्चन ही डबल हो रहे हैं, टॉपिक वही उठाए जा रहे हैं। मैंने 4 पेपर एनालिसिस करे हैं बच्चों, मैं ईमानदारी से बताऊंगी। 14 वाला मुझे नहीं पता क्या था, 18 वाला पेपर मैंने पढ़ा है, उसके सॉल्यूशन मैं खुद करवा रही हूँ यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। 21 वाला पेपर मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं उसके सॉल्यूशंस करवा रही हूँ। टीजीटी पीजीटी मेल फीमेल हर एक शिफ्ट का पेपर, उनके अंदर ना एक ऐसा सिलेक्टेड सा सिलेबस नजर आ रहा है ग्रेजुएशन का, भाई घुमा फिरा के क्वेश्चन इस टॉपिक में से उठाया गया है। पूरा मैथ नहीं उठा रखा कि पहले चैप्टर में से क्वेश्चन, फिर दूसरे में से, तीसरे में से, चौथे में से, ऐसे नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मतलब थोड़ा आइडिया लग रहा है हमें कि ग्रेजुएशन के इतने टॉपिक कर लेंगे तो हमारे पेपर में हमें जाने पहचाने क्वेश्चन नजर आएंगे। ठीक है, तो इसी सवाल के जवाब के लिए वीडियो देख लें आप। और ये ऐसा नहीं सिर्फ टीजीटी वालों के लिए या सिर्फ पीजीटी, नहीं, दोनों के साथ सेम ही हो रहा है। मैट्रिक स्पेस अगर टीजीटी में पूछा गया तो पीजीटी में तो 2 क्वेश्चन है, टीजीटी में 1 क्वेश्चन है। टीजीटी में उसके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीजीटी में उसी टॉपिक के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हर एक टीजीटी पीजीटी वालों के लिए है। टीजीटी वाला अगर चाहे तो एक आध टॉपिक छोड़ दे, बाकी कोशिश करना कि इतना कर पाओ। और ये वो सिलेबस है जो आप 1 हफ्ते में खुद घर बैठ के कर सकते हो। आपको किसी यूट्यूब चैनल की, किसी टेस्ट सीरीज की, किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप देखो, मैंने एक वीडियो में बताया था स्ट्रैटेजी क्या होती है पढ़ने की। अगर आप ट्यूशन दे रहे हो ना तो द बेस्ट थिंग है वो, आपको वो कंसेप्ट याद होते हैं उसके अंदर, वो आप गो थ्रू होके जाते हो सिलेबस में से, जो आपने पहले कभी या किसी कोचिंग सेंटर में भी याद नहीं कर पाओगे। वो कंसेप्ट आपको अपने आप याद होते हैं, और वही बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का कि आप ट्यूशन से देना शुरू कर दो अगर आपके पास टाइम है। और नहीं है तो मजबूरन हमें भाई कोर्स लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ताकि हम थोड़े टाइम में ज़्यादा पढ़ पाएँ। इसीलिए हमें किसी और टीचर की हेल्प की ज़रूरत होती है, और इसके लिए हम टीचर्स हैं भाई। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ना नीचे वीडियो के नीचे ना फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, डिटेल्स मिल जाएंगी आपको सारी। ज़्यादा मैं कहूँगी नहीं कि कोर्स खरीद लो, कोर्स खरीद लो, किसी को अच्छा लगे कर ले, वरना बहुत टीचर्स दे रहे हैं, बहुत जगह पढ़ा रहे हैं। आपको जहाँ जिस टीचर का आपको समझ आया वहाँ से कोर्स ले। आप कभी ये मत देखोगे इस टीचर के पास तो ज़्यादा सब्सक्राइबर है वहाँ से पढ़े, इसके पास कम है वहाँ से नहीं। आप पढ़ो वहाँ से जहाँ से आपको समझ आता हो, भाई इस टीचर के कंसेप्ट मुझे समझ आ रहे हैं। लगभग सब एक जैसा ही पढ़ाते हैं, और आप टीचर बन जाओगे तो आप क्या पता हम टीचर से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाने लग जाओ। ठीक है, हम क्या देखने जा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी। तो मैंने कहा था पिछली वीडियोस में भी कि 18 में से कोई 5 या 6 मैथ उठा लो, और उनमें से कोई 10 से 11 टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, तो खुद मैंने ना पीजीटी के हिसाब से क्वेश्चंस उठाए हैं। 8 या 9, 8 मैथ है, पता नहीं 7 या 8 मैथ में से मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर करके लिखे हैं। जो आप कर लोगे तो आपको उनमें से आधे से ज़्यादा के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिल जाएंगे। 100% गारंटी तो देखो कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि DSSS भी ना हर बार 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन ऐसा डालता है जो कि उसको किसी को भी नहीं आइडिया होता कि कौन से मैथ में से उठाए हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि कुछ ऐसा देखने मिलेगा जो कभी नहीं पढ़ा होगा, कुछ ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा। देखो 1-2 की प्रैक्टिस जी जान लगा के करनी है आपने, मतलब
हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 1-2 के क्वेश्चंस की करोगे। 9th और 10th के कंसेप्ट को पढ़ते जाओ, याद करते जाओ और भूल भी जाओ चाहे, क्योंकि वो एक बार या स्लीपिंग माइंड में चला जाएगा तो पेपर में याद आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को जैसे 9th 10th के पढ़ा है ना, स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट याद रखनी है, एक आधा एग्जाम्पल देखा वो याद रखना है, ऐसे याद रखना है, पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी ग्रेजुएशन की। प्रैक्टिस ज़्यादा किसकी करनी है? 1-2 की। तो यहाँ से हम एक हफ्ते का जो सफ़र बता रही हूँ मैं, एक दिन में एक मैथ कर पाओगे इतना सिलेबस ही बताऊंगी, ठीक है। शुरू करते हैं भाई, देख लो। नेक्स्ट, सबसे पहला जो टॉपिक नंबर थ्योरी। अब आप कहोगे नंबर थ्योरी क्यों? अब आप कहोगे मैथ भी वो सेलेक्ट, यही क्यों सेलेक्ट करे? 18 है भाई, जो मैंने 9 सेलेक्ट करे बाकी के 9 कर लेते, मैंने 8 करे बाकी के 10 क्यों नहीं सेलेक्ट करे? तो D++ भी है ना। मेरे को जो गेम समझ आया वो ये है, ध्यान से सुनना। 1-2 का सिलेबस आपके पास बीच में, इधर 9-10th का चल रहा है, इधर ग्रेजुएशन का चल रहा है। तो 1-2 के ग्रेजुएशन के वो टॉपिक जो 1-2 से रिलेट करते हैं, और ग्रेजुएशन के वो टॉपिक जो कभी कभी 9th 10th से रिलेट करते हैं। ग्रेजुएशन का सिर्फ वो सिलेबस आपके पेपर में आता है जो पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसका बेसिक 9th 10th 11th 12th में आता है, वही ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को आपके पेपर में दिया हुआ है, कुछ नया नहीं दिया, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे पता चला? देखो, नंबर थ्योरी है सबसे पहले, इसका एक टॉपिक डिविजिबिलिटी कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस में क्या करते हैं? भागी तो करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से कर लेते हैं, भागी तो करते हैं ना। तो डिविजिबिलिटी और कॉन्ग्रुएंस है, ये आपके पास 5वीं 6ठी क्लास में डिविजिबिलिटी के फॉर्मूले आते हैं अभी कौन 4 से डिवाइड होगा, कौन 5 से, उनसे ले लिया इन्होंने। 10th में आपके पास डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं, वो ले लिया। वही डिविजिबिलिटी को कॉन्ग्रुएंस में मॉडिफाई करके यहाँ से क्वेश्चन उठाए। ध्यान रखना, ये टॉपिक आपके 10th में आता है, पर यहाँ अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए ये नंबर थ्योरी है। उसके बाद 3 थ्योरम बता रही हूँ, नाम और स्टेटमेंट अच्छे से, नाम तो सबको याद होंगे, स्टेटमेंट अच्छे से याद करना, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट पेपर में देके पूछी हुई है, इनमें से कौन सी फॉर्मेट थ्योरम है, कौन सी विल्सन थ्योरम है, डायरेक्ट पूछी है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बिहाफ पे क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मेट और विल्सन डायरेक्ट पूछी जाती है पेपर में, याद कर लोगे। 3 थ्योरम है, 3 लाइनें हैं, हो जाएगी। एक आध उनका न्यूमेरिकल देख लेना, मन करे तो कोशिश करना, कर लो, क्योंकि जब बैठ ही गए हो भाई, उखली में सिर दे लिया तो फुटने का क्या डर, पढ़ते रहो। आइलर फंक्शन होता है, आपको क्या होता है? फाई निकालना पूछ लेता है, ठीक है, p की पावर k का या फाई p का, इनके 2 फॉर्मूले हैं, निकाल लोगे। 1-2 न्यूमेरिकल देख लेना, 2 मिनट का काम है, ज्यादा लेंथी नहीं है, ये कर लोगे। उसके बाद क्या? अब ये डी पॉलीगनेक फॉर्मूला है, बहुत आसान है। इसमें आप क्या फाइंड आउट करते हो? अब फाइंड आउट करते हो हाईएस्ट पावर ऑफ किसी प्राइम की, मान लो 2 की हाईएस्ट कितनी पावर होगी किसी फैक्टोरियल के अंदर। अब मैं पूछूं 2 की कितनी पावर होगी 50 फैक्टोरियल के अंदर, तो ये आ जाता है ये ना। अब आप कहोगे उसके अंदर ना ये लिखा नहीं होता, भाई ये लिखा नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं दिया होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया होगा और ये आपको कई बार नजर भी आया होगा। आप उस नंबर को डिवाइड करते हो, फिर उसको सोल्व करते हो, ठीक है। तो एक तो आइलर का फंक्शन की क्वेश्चन करके जाना बहुत आसान है, और एक डी पॉलीगनेक के करके जाना। इन 3 थ्योरमों की स्टेटमेंट याद करना, डिविजिबिलिटी हल्की सी पढ़ लेना, नंबर थ्योरी हो गया। अब आप कहोगे सबसे ज्यादा क्यों, इतना बहुत बता दिया मैडम, हर मैथ में से इतना नहीं है, छोटा छोटा बताऊंगी जितना आप कर सकते हो, ठीक है। आपको देख के बनाया गया बच्चों ये सब। उसके बाद नंबर थ्योरी का ही पार्ट हाफ में ट्रिग्नोमेट्री है। ये वही ट्रिग्नोमेट्री है जो 1 में आती है, +1 में शिद्दत से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, और इतनी शिद्दत से पढ़ के जाना क्योंकि 1 की ट्रिग्नोमेट्री बहुत आती है पेपर में, बहुत ही ज्यादा। जब तक 1 की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, उसके बाद +2 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, +2 का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। तो एक अकेला ऐसा चैप्टर जो 8-10 चैप्टर का बेसिस बनता हो, उसको छोड़ के नहीं जा सकते। और खुद ट्रिग्नोमेट्री में से भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सिर्फ यही तो मकसद नहीं है ना D++ भी करना, बहुत सारे पेपर करने का मकसद तो नौकरी पाना है ना, TGT या PGT में। तो हर जगह जो चैप्टर आ रहा है उसको छोड़ के कभी मत जाओ, ठीक है, किसी भी पेपर के लिए। तो वो ट्रिग्नोमेट्री है, उसके अंदर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसी तरह इसकी लॉगरिथमिक पे ऊपर प्रॉपर्टी है, इसी का जो लॉगरिथम होता है। अब आप कहोगे हमने तो डायरेक्ट e की x पढ़ा था, log ऑफ x पढ़ा था, तो अब ये ना कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया,
इस वाली ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर में है। आपने ई की एक्स और log ऑफ एक्स पढ़ा था, अब ई की जेड पढ़ो, log ऑफ जेड पढ़ो, उसकी प्रॉपर्टीज देख लो, ज्यादा हुआ नहीं है। जो +1 में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री में भेज दिया, रिलेट कर रहा है। जब तक उनका रिलेशन, ग्रेजुएशन के वो मैथ जिनका रिश्ता पहले नजर नहीं आता, वो उठाए ही नहीं है पेपर में। देखो गारंटी मैं नहीं दे सकती, मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता कि क्या पता डायनामिक्स उठा दे, क्या पता स्टैटिस्टिक उठा दे, पर पिछले सालों में नहीं आए, और सिर्फ एक साल का नहीं, ना 18 में आए ना 21 में आए, ठीक है। तो उम्मीद है इस बार भी नहीं आएगा, इन्हीं में से मिलता जुलता कुछ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डी मोइवर थ्योरम से ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर है ना, वो ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। ये आसान सी चीजें है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जब ये आएगी ना, आप कहोगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, नहीं, ये है तो इस वाली ट्रिग्नोमेट्री का जो ग्रेजुएशन में आती है, पर है ट्रिग्नोमेट्री का ही, ठीक है। तो आप ये सब कर लोगे, 2-4 फॉर्मूले, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से करना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। यह 1 घंटे का काम है मुश्किल से, आप मैथ वाले बच्चे हो, ठीक है, 1 घंटे में निपटा दोगे इसको, बस बैठना ऐसे। देखो एक्सपेक्टेड होता है भाई DT प्लस भी का एस्पिरेंट 4 से 5 घंटे तो जरूर से जरूर दे रहा होगा। नहीं दे रहे हो तो थोड़ा टाइम बढ़ाओ बच्चों, क्योंकि पेपर आ ही चुके हैं सिर पे, अच्छी खासी सैलरी होती है, तो 4-5 घंटे तो डिजर्व करता है ये हमारी मेहनत। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब एक मैथ हो गया, उसके अंदर 2 पार्ट थे, नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री, और वो जो ट्रिग्नोमेट्री थी, देखो इसके अंदर ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है एक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है जो 12th में आती है। तो जब 12th वाली करोगे तो इसको देखना चाहो देख लेना, अदरवाइज वो इनफ है। उसी के बेसिस पे सेटिंग करके आपको वैल्यू निकालनी होती है, जो इसके अंदर भी सेम टू सेम निकलती है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे आप ग्रुप एंड रिंग्स है, ये आपका 3rd ईयर में जाके आता है। इसके अंदर रिंग्स मत करना, क्योंकि किसी भी साल नहीं पूछी गई है, 18-21 में नहीं पूछी गई है। ग्रुप पूछा जाता है, कोसेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। ग्रुप और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ लोगे, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। कोसेट के बेसिस पे डायरेक्ट थ्योरम पूछी हुई थी, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रॉपर्टी पूछी गई थी, तो प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना एक बार। होमोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म, इनके बेसिस पे तो क्वेश्चन ही आए हुए हैं। क्वेश्चन इन द सेंस देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, जब तक ग्रुप पे ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, तो इन पे नहीं आए तो कुछ भी नहीं पढ़ा भाई। ग्रुप के अंदर इनकी 2-3 थ्योरम है, वो पढ़ लेना बस, उनके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है परमुटेशन ग्रुप, बहुत आसान है परमुटेशन ग्रुप। अब परमुटेशन ग्रुप पढ़ोगे ना आप, इसके मतलब न्यूमेरिकल करना, कम आए हुए हैं पर हो सकता आ जाए, क्योंकि जब इन पे आएगा ना कोसेट के बाद परमुटेशन ग्रुप को, तो कोई भी नहीं भूल सकता। साइक्लिक परमुटेशन ग्रुप को घुमाना ही तो होता है एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इसके अंदर रिंग्स को अवॉइड आप कर सकते हो ग्रुप्स के। ये 4 टॉपिक हैं। अब आप कहोगे मैडम ये तो 15 पेज पे है, भाई 15 पेज में आपको सिर्फ यही तो बताया कि ग्रुप क्या होता है और फिर सब ग्रुप क्या होता है, इतना ही बताया होता है। तो आप 2 लाइनों में याद कर लो ग्रुप सब ग्रुप क्या होता है। वो आपकी मेंटल एबिलिटी पे होगा कि आप इसको 4 दिन में करते हो या 1-1.5 घंटे में कर देते हो। ये पूरा का पूरा ना 1.5 घंटे का काम है, मतलब 1 दिन में हो जाएगा ग्रुप एंड रिंग्स। कम टू द नेक्स्ट, इसके ना एग्जाम्पल्स करना परमुटेशन ग्रुप के, सिर्फ एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ वेक्टर कैलकुलस, जो 12th में वेक्टर आता था। देखो टोटल आपके जो मैथ चूज करेगा ना, मैं बता देती हूँ, 1 2, ये दोनों एक ही मैथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओवरऑल 8 मैथ है, और 8 मैथ भी कैसे हैं, 8 मैथ में से ना आपको आप मिक्स करके बनाओगे ना, तो आप एक ही बड़ा मैथ बना पाओगे। इतना ही बताया है सिलेबस कि इतने में से आपके हर बार क्वेश्चन आए टीजीटी पीजीटी में, तो इस बार भी इतने ही आएंगे। वेक्टर कैलकुलस के अंदर ना ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, पहला ही चैप्टर, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेना। वही प्रॉपर्टी 12वीं वाले वेक्टर में यूज होती है, इसकी वाली प्रॉपर्टी, और उन प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये क्या होते हैं, तीनों याद है आपको बहुत अच्छे से। ये एक ऑपरेटर होता है, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं किसी वेक्टर फंक्शन के साथ तो डाइवर्जेंस बन जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं कर्ल बन जाता है। PYQ की वीडियो में मैंने खुद इसको आधे घंटे में आधा घंटा किसका 10 मिनट में बता दिया था, और समझ भी आ गया होगा आई थिंक, या फिर किसी का भी देख लेना आप, ये 10 मिनट का काम है। ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस, इसकी प्रॉपर्टी आती है। अब आप ग्रेडियंट ले रहे हो किसी कर्ल का, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, ये पूछ रखा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा हुआ, एक ऑपरेटर के ऊपर दूसरा ऑपरेटर लगाओगे तो क्या वैल्यू आएगी, ऐसे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं PYQs में। उसके बाद ये जो 3 बड़े बड़े नाम लिखे हैं, खतरनाक नाम नहीं है, तब लगते थे क्योंकि ग्रेजुएशन में थ्योरम प्रूफ करनी आती थी। अब थ्योरम में प्रूफ नहीं करनी है, थ्योरम की स्टेटमेंट आएगी। तो
ग्रीन्स थ्योरम, गोस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इनके क्या करोगे, स्टेटमेंट को याद करोगे और इतने अच्छे से याद करोगे कि ना भूलो। स्टोक्स तो याद हो ही गई होगी, पीवाईक्यू करे होंगे मेरे चैनल पे, नहीं तो किसी और के चैनल पे करोगे, पीवाईक्यू सब करते हैं। तो पीवाईक्यू में स्टोक्स थ्योरम के 3 से 4 क्वेश्चन देख के आपको हो गया होगा कि इसको तो वो करते करते याद हो गई होगी, याद नहीं भी करना चाहा होगा तो भी। तो कब एरिया सरफेस जो एरिया इंटीग्रल होता है वो लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है, कब वॉल्यूम इंटीग्रल जो है एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है, तीनों थ्योरम से आपको समझ आ जाएगा। इनको प्रूफ याद नहीं करने हैं, कैसे प्रूफ होता है वो भी नहीं करना। स्टोक्स थ्योरम का ना एक तो एग्जांपल था, एक मतलब 10 सेकंड का एक एग्जांपल, वो इन्होंने पेपर में दिया हुआ था, उसमें सिर्फ आपको ये याद आना चाहिए कि ये स्टोक्स थ्योरम है, सिंपल। तो आपको क्या करना है इसमें, इसकी स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ याद करना और कुछ भी नहीं, और हल्की फुल्की भी याद रख लोगे तो पेपर में इसकी शक्ल देख के याद आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ, आप कहोगे कैलकुलस है जो फर्स्ट सेम में आता है और एडवांस कैलकुलस थर्ड सेम में आता है, तो इनमें से क्या पढ़े, क्या एक मैथ पढ़ने से काम चल जाएगा? मिली जुली चीजें बताती हूँ, दोनों मैथ में से एक साथ रख लेना जब इसको पढ़ने बैठो। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप ना सिंगुलर पॉइंट ढूंढते हो, सैडल पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब ये क्या होते हैं, ठीक है, जब आप डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हो ना तो x की कुछ वैल्यूज आती है, वही होती हैं ये बस। सबसे पहले ना कैलकुलस करने से पहले 12वीं 11वीं में जो लिमिट आती है वो करोगे, ठीक है। जब तक आपको लिमिट समझ नहीं आई आप यहाँ पर आके कुछ नहीं कर पाओगे, लिमिट आपको आनी चाहिए। सबसे पहले तो आप fx की लिमिट निकालना सीखते हो, फिर आप दोनों वेरिएबल की लिमिट निकालना सीख लोगे, एडवांस कैलकुलस में आ जाओगे। तो एक फंक्शन की लिमिट है, एक पार्शियल मतलब फंक्शन इन 2 वेरिएबल की लिमिट है, दोनों की लिमिट निकालनी आनी चाहिए, हर बार आती है पेपर में, हर बार। तो न्यूमेरिकल देख लोगे तो आइडिया लग जाएगा, हाँ ऐसे करके फिर ये लिमिट आ रही है, तो अगले पेपर में ऐसा करेंगे तो भी यही लिमिट आएगी, ठीक है। लिमिट निकालनी आ जाएगी। 3 थ्योरम्स है, मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम। स्टेटमेंट पूछ ली जाती है इनकी डायरेक्ट, काम आसान है, थ्योरेटिकल पेपर बना रखा है इन्होंने, स्टेटमेंट दे देते हैं, याद है तो कर दो, नहीं तो चलो आगे, इतना ही करते हैं। नेक्स्ट देखो, आपके पास ना एरिया और वॉल्यूम पूछ रखा है कर्व्स का इंटीग्रेशन के अंदर, और ये दोनों बार आए, दोनों सालों में, टीजीटी पीजीटी दोनों में, हर एक शिफ्ट के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इंटीग्रल पूछ रखा है। तो पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो जो लिमिट दे रखी हो, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स का कर दो, या एक्स स्क्वायर डी वाई का कर दो इंटीग्रेशन जो लिमिट दे रखी है उसके अंदर। ऐसे करके वॉल्यूम और एरिया निकालना पूछा हुआ था, 2 फॉर्मूले याद करने, और इसमें ना पूरा देखोगे तो बहुत बड़ा है ये। सिंगुलरिटी निकालनी आ जाएगी, सिंगुलरिटी निकालनी आ जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आ जाओगे। सैडल पॉइंट पूछे हुए हैं, सैडल पॉइंट के बाद देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आपसे ना 12वीं में आ जाता है। अब 12वीं में जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकाले जाते हैं, सिंगुलर पॉइंट, वो होते हैं सिर्फ एक फंक्शन के। अब उसी के अंदर 2 वेरिएबल आ जाए एक्स और वाई, तो अब उनका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालो, वो एडवांस कैलकुलस पूछता है, ठीक है। उसको सैडल पॉइंट में आ जाते हैं, वहां पे 2-3 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, याद हो जाएंगे, एक न्यूमेरिकल करोगे तो भी याद हो जाएंगे। तो दोनों के क्या फंक्शन, उनकी दोनों की लिमिट, दोनों के मैक्सिमा मिनिमा निकालने आने चाहिए, और उसके बाद सिर्फ एक चीज क्या, एरिया और वॉल्यूम निकालना आना चाहिए कर्व का अंडर इंटीग्रेशन। और बहुत लंबा नहीं है, 2 फॉर्मूले ही याद करने हैं, 2 पता नहीं 3 बस, इससे ज्यादा नहीं है। न्यूमेरिकल करके देखना, और कहीं थ्योरम्स पे घुसे रहो, थ्योरम्स नहीं देखनी है, इसके अंदर फॉर्मूला देखने आपने, इसके फॉर्मूला याद करोगे, ठीक है। इनकी टेक्निक याद करोगे, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकलते हैं, ओके हो गया। और इन तीनों की स्टेटमेंट याद रखोगे, इनकी क्या स्टेटमेंट याद रखोगे। जब भी ना याद हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, जब भी इन मैथ को लेके बैठो, कि किसकी स्टेटमेंट करनी है, किसके न्यूमेरिकल करने हैं, और किसके टेक्निक याद करनी है कि ये टेक्निक से आंसर आएगा। मैक्सिमा मिनिमा निकालने की पूरी टेक्निक है, हो गया। कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस दोनों में से इतना इनफ होगा। नेक्स्ट देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये कौन से वाली है जो 12th में आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसी की बड़ी बहन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें से कितना करें भाई, बहुत हो गया ये तो। 12th वाला आपने कर लिया, मान लिया मैंने कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन 4 तरीकों से सोल्व करनी आ चुकी है, चारों से हो गया 12th में। अब आ गए हो आप बड़ी क्लास में, मतलब उसके जस्ट बाद इसको करोगे तो भी हो जाएगा। अब आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की कंडीशन होती है, कर ली m बाई कर ली y इक्वल टू कर ली n बाई कर ली x, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो एग्जैक्ट होती है, अदरवाइज नहीं होती। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होता है, कंडीशन बता दो, कंडीशन सेटिस्फाई करके वैल्यू बता दो,
मतलब कोई के लैम्डा दे देंगे और उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट के किस पे, सिर्फ कंसेप्ट पे, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूला पे। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, क्यों? क्योंकि बहुत लेंथी होंगे और पेपर में इतना टाइम नहीं है, 2 घंटे का पेपर है, 60 क्वेश्चन का आपका टारगेट है, 60 करने हैं। कर पाए तो जिंदाबाद हो, आपका सिलेक्शन गारंटीड है। अगर आपने 80 करने की सोची तो आपका सिलेक्शन से छूट जाओगे भाई, ठीक है? आते हो तो करना, ऐसा मत सोचना मैम ने कहा था 60 करने तो 60 ही करेंगे, 80 आते हो तो 80 भी कराना, ठीक है? कट ऑफ ऊपर तभी जाएगी जब आप जैसे बच्चे 80 करके आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? अब इसके न्यूमेरिकल तो करने नहीं है। अब न्यूमेरिकल किसके करने हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, उसके अंदर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के और e की पावर आयोटा x, मतलब e की पावर x प्लस में cos y प्लस आयोटा sin y करके आप वैल्यू निकालते हो एक, ठीक है? जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल वो निकालने सीखने, वो भी 2-3 तरीके के हैं, वो निकाल लो, बहुत होगा, बहुत ज़्यादा। तो आपको इस पूरे मैथ में से ना इसकी तो 1-2 कंडीशन याद करनी है, ठीक है? और इसके एक 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के 4 तरीके हैं ना, 2-3 तरीके की कर लेना, इनफ होगा। माने के 3 न्यूमेरिकल कर लो हर एक टाइप का, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल जो सोल्व होते हैं ना एग्जाम्पल्स, वो कर लेना, इनफ है। आपको टेक्निक पता चल जाएगी। ज़्यादा टफ नहीं देता कि आपको आधा घंटा सोल्व करने में लगेगा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं आएगा। ओके, क्लियर है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्या करना है? सिर्फ इतना, इसका कंसेप्ट और इसके 3 से 4 न्यूमेरिकल, बस 1 घंटे का काम है, हो जाएगा। अब रियल एनालिसिस है भाई, इसका क्या करें? 5th सेम में आता था, नाम से भी डर लगता था। इस ये ना जितना गंदा है ना, ये उतना अच्छा भी आगे जाके। इस अकेले मैथ में से ना एमएससी में जाके 3 मैथ बन जाते हैं, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और टोपोलॉजी, तीनों बन जाते हैं। तो आपको इसके अंदर करना क्या है? आपको इसके अंदर 2 चैप्टर उठाने हैं। चैप्टर के नाम मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला चैप्टर रीमान इंटीग्रल। अब आप कहोगे सबके पास सेम ही मैथ होती है, मेरे ख्याल से सबने जीवन सन पब्लिकेशन का पढ़ा है, न्यू कॉलेज की बुक थी, जीवन सन पब्लिकेशन था, मेरे को इतना याद है। वही बुक सबके पास होती है, चाहे एमडीयू से कराओ, चाहे जीजेयू से कराओ, चाहे केयू से कराओ, चाहे किसी से भी करा हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो सब में सेम ही सिलेबस लगता था और सेम ही कॉलेज की बुक आती थी वो, ठीक है? तो उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर था रीमान इंटीग्रल था नाम से। इसके थोड़े से ना कंसेप्ट देखने हैं, क्या सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, कौन सा सुप्रीमम कौन से इन्फीमम से बड़ा होता है, छोटा होता है, रिफाइनमेंट आ जाती है तो कब कौन सी रिफाइनमेंट बड़ी होती है, कौन सी छोटी, क्योंकि कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं। बड़े बड़े थ्योरम प्रूफ नहीं करवा रखी, सिर्फ क्वेश्चन ही इन्फीमम सुप्रीमम पे क्वेश्चन दिए हुए 2-3 सारे, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो है ही है। और उसके बाद पूछ रखा है कौन सी रिफाइनमेंट पे कौन सा इन्फीमम बड़ा होगा, कौन सी रिफाइनमेंट पे कौन सा सुप्रीमम छोटा होगा, ये पूछ रखा था। तो इसका क्या करोगे? कंसेप्ट ज़्यादा ध्यान से देखोगे। उसके बाद मीट्रिक स्पेस है, ये थ्योरम है, मतलब इसके बेसिस पे थ्योरम है, टोपोलॉजी में भी आते हैं। मीट्रिक स्पेस को अच्छे से पढ़ोगे भाई, पूरा एक चैप्टर, 2 चैप्टर है ये, 4 और 5 में 2 में दे रखा है। और पीजीटी वाला बच्चा तो गलती से भी छोड़ के मत जाना इसको, गलती से भी। अगर आप टीजीटी पीजीटी दोनों पेपर दे रहे हो तो फायदा ही फायदा आपका। पीजीटी करो, टीजीटी अपने आप हो जाता। अगर आप टीजीटी कर रहे हो तो एक बार के लिए सोच सकते हो छोड़ने का, पर पेपर में 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके मीट्रिक स्पेस में से, तो सलाह तो नहीं मैं देती छोड़ के जाओ, क्योंकि पूरे रियल एनालिसिस में से आपको एक तो रीमान इंटीग्रेशन की क्या करनी है, इसका जैसे ओवरव्यू होता है ना, पढ़ना है भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जैसे अगर आपको पूछ ले कोई कि ये क्या होता है, आप कहोगे आयोटा, कब पता चला? कॉम्प्लेक्स नंबर जब देख के आए होगे तभी याद हुआ होगा ना। तो ऐसे सुप्रीमम इन्फीमम की थ्योरम से 1-2 देखनी है, वो कब याद होगी? जब इस चैप्टर के पेज पलट के देखोगे। उसके बाद ये मीट्रिक स्पेस है ना, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, टीजीटी में भी पीजीटी में भी, ठीक है? तो पूरे मैथ में से आपको ये दो चैप्टर कर लेना हल्के हल्के से, ठीक है? तो आपका रियल एनालिसिस कवर हो जाएगा। अब सीक्वेंस एंड सीरीज है। अब आप कहोगे नाम से डर लग रहा है, इसके तो मैडम नहीं होगा, इतना बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ज़्यादा मत करो ना, उतना करेंगे ना जितना हम कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। हम ऐसे देख के भी ओ उसने तो 12 घंटे पढ़ लिया, मैं तो 3 ही घंटे पढ़ पाया, हम खुद की जान नहीं ले सकते ना किसी के साथ कंपेयर करके। तो हम उतना ही पढ़ पाएंगे, आप अपना 100% दे लो भी। 3 की कैपेसिटी है ना, तो 3.25 घंटे पढ़ लो, बहुत है, ठीक है? जिस दूसरे बच्चे का 10 घंटे पढ़ के उतना ही दिमाग चलता होगा जितना आपका 3 घंटे पढ़ के चलता है, ठीक है? तो अपना बेस्ट देना है, किसी और के कंपेयर नहीं करना। सीक्वेंस एंड सीरीज 4th सेम में आते हैं। इसमें क्या करना है, आप पेज पलटोगे ना, आपको सीक्वेंस और सीरीज नजर आएंगी। आप देखोगे सारी सीक्वेंस है ना, या तो 0 पे जा रही है, या तो 1 पे जा रही है, या तो इन्फिनिटी पे जा रही है, और तो कहीं जा ही नहीं रही है। तो देख लेना कि ये इस टाइप की सीरीज तो 0 पे जाती है, इस टाइप की 1 पे जाती है, इस टाइप की इन्फिनिटी पे जा रही है।
बस हो जाएगी याद। कोई सीक्वेंस आए तो दिख देना, उसकी जैसी लग रही है तो यहीं पे जा रही होगी, ज़्यादा दूर नहीं जाती है, 0 1 और इन्फिनिटी पे ही जाती है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं याद नहीं होंगे। उसके बाद ना आपको मैंने 4-5 थ्योरम लिखी है, ये इनकी स्टेटमेंट याद करनी है। कर पाओ तो बढ़िया है, अदरवाइज कोई बात नहीं है, और बहुत क्वेश्चन आएंगे जो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बुल्ज़ानो-वेस्टरस की डायरेक्ट थ्योरम आई होती है, मतलब 2 बार पूछी गई है डायरेक्ट ये। उसके बाद हेन्ने बोरेल है, डिरिचलेट है, रेमान रीअरेंजमेंट है, प्रिंगसन थ्योरम है। ये ना हर बार इनकी स्टेटमेंट पूछ लेता है, देखे ये स्टेटमेंट है, बताओ कौन सी थ्योरम है। जैसे स्टोक्स थ्योरम है, ग्रीन डाइवर्जेंस है, गोस और ग्रीन थ्योरम, स्टोक, और ये 3-4 थ्योरम, इनके ना नाम दे के पूछता है, ये थ्योरम रही, इसका ना स्टेटमेंट रही, नाम बताओ कौन सा है। तो 7-8 लाइनें याद करने से अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं तो मुझे नहीं लगता ये घाटे का सौदा है, इतना तो याद हम कर सकते हैं। तो इनकी तो स्टेटमेंट आपको कोशिश करना है कि पांचों की पांचों याद कर लो, 3 वो और 5 ये, 8 थ्योरम होगी, रट लो इनको। ठीक है, कर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको ये 8 थ्योरमों की स्टेटमेंट। और इसकी तो पेपर में भी स्टेटमेंट आती थी, मतलब पूरे मैथ में हमारे पास इसकी स्टेटमेंट ही थी, ले दे के ना इसके क्वेश्चन थे ना इसका प्रूफ था। ठीक है, तो स्टेटमेंट याद कर लोगे कि नहीं प्यारे प्यारे गुड बच्चे। देखो भाई, सीक्वेंस के एग्जांपल देख लेना एक बार, अपने आप याद आ जाएगा। और मैंने इसमें बता दिया था, उसमें अपर बाउंड लोअर बाउंड कहाँ जाते हैं। एक ना एपी सीरीज होती है, जीपी सीरीज है, कहाँ कन्वर्ज करती होती है, कौन से इंटरवल में, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आती है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट कौन सी होगी, डाइवर्जेंट, और एक पी टेस्ट आता है। सारे टेस्ट नहीं करने, मैं 50 टेस्ट दे रखे हैं, कहीं सारे करने बैठ जाओ, नहीं करने। आपको एक हल्का सा याद रहेगा भाई, एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बनती होती है आर, इसके अंदर कन्वर्जेंट होता है, बाहर डाइवर्जेंट होता है। और ये क्या होता है, जब आपका ये आर लेस देन 1 आ जाता है तो जीपी सीरीज में चले जाओ तो 1 - 1 के बीच में कन्वर्जेंट होती है, अदरवाइज डाइवर्जेंट होती है। 2-4 चीजें याद कर लोगे तो हो जाएगा सीक्वेंस सीरीज। क्या करना है, पूरे सीक्वेंस सीरीज में इनके स्टेटमेंट याद करनी है, थोड़े से एग्जाम्पल देखने हैं, और क्या करना है, एक पी टेस्ट है, एक जीपी सीरीज का जो टेस्ट है वो याद करने हैं, 2, ज्यादा नहीं मैं बता रही, एक आध न्यूमेरिकल देख लेना, ये भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है, अपने बिहाफ पे लेके देखो कि कितना ही बताया है। 5 स्टेटमेंट लिखने में बहुत बड़ा पेज लग रहा है, ये 5 थ्योरमों की स्टेटमेंट है। बुल्ज़ानो की थ्योरम पता है, जितने बड़ा ये नाम है ना, इतने में तो इसकी स्टेटमेंट खत्म भी हो जाती है। एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, खत्म हो गई इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर इसमें अंदर आपको करना क्या, देखो अब आपने ना एक चीज पढ़ी थी 10वीं क्लास में, जो रूट होते हैं किसी इक्वेशन के, उनका रिलेशन होता है उसके कोफिशिएंट्स के साथ। यही चीज अलजेब्रा के अंदर आती है, अलजेब्रा के अंदर आती है, यहाँ पे आके रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, जो 10वीं में थी वो ग्रुप में पूछी गई है। तो ये पक्का देगा पेपर में, लिखवा के ले लो, गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की, तो मैं पक्का आएगा पेपर में, क्योंकि वो चीज़ें जरूर दे रखी हैं जो ग्रेजुएशन में भी है, 12वीं में भी है, 10वीं में भी है। उसके बाद आप रैंक निकालना सीखते हो 12वीं में, सीखते हो कि नहीं, यहाँ पर भी रैंक है, लीनियर अलजेब्रा करते हो वहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम है, पक्का आएगा पेपर में, पक्की बात है। ठीक है, आप क्या करते हो, मैट्रिसेस के टाइप आते हैं यहाँ पर, पढ़ लेते हो उनको, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वही मैट्रिसेस, ये तो ग्रेजुएशन की मैट्रिसेस है, 12वीं में भी तो मैट्रिसेस के टाइप थे, स्क्यू सिमेट्रिक थी ना, यहाँ पे हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन में आ जाता है, टाइप के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, पक्की बात आता है। आइगन वेक्टर यहाँ निकालते हो, ग्रेजुएशन में भी निकालते थे और यहाँ पर भी निकालते हो, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर दोनों में निकालते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, इसमें लीनियर अलजेब्रा के अंदर। तो जो चीज़ कॉमन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, गारंटीड है ये बात। उसके बाद यहाँ कैले हैमिल्टन थ्योरम होती है, अभी लैम्डा जो होती है आइगन वैल्यू होती है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसके बेसिस पे कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करनी आएगी गारंटी, कभी तो मैट्रिक्स की फॉर्म में पूछ लेता है, कभी लीनियर इक्वेशन जो 10वीं में आती थी भी, कब लाइनें पैरेलल होती हैं, कब इंटरसेक्टिंग होती हैं, कब कोलिनियर होती है। ठीक है, कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। वही चीज मैट्रिक्स में आती है 1-2 में, वही 10वीं क्लास में लाइनों में आती है, वही अलजेब्रा के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आती है, तो पक्का देगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हो गया डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन है, एक बार ना देख लेना, इस पे कभी कभी आ जाता है कि एक पॉजिटिव रूट होगा नेगेटिव रूट होगा, भाई कम ही आता है, ये ज्यादा बार देखा नहीं गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये चैप्टरों के नाम, आप कहोगे इतने चैप्टर तो मैडम नहीं याद होते, भाई मैथ ही इतना इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में 10-10 क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा के, तो हल्के में तो नहीं ले सकते, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक चैप्टर में से 10 आ जाए, तो कम से कम भी 4-5 चैप्टर उठाए होंगे तब जाके वो 10 क्वेश्चन बने होंगे। तो यहाँ पे बेसिस बनाना
डायमेंशन निकालना, रैंक निकालना आपको आना चाहिए, पक्की बात है। और उसके बाद ना आइगन स्पेस पूछ लेता है, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू के रिगार्डिंग एक आइगन स्पेस होता है। करना चाहो कर लेना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको टाइम देख के उस क्वेश्चन को आते हुए भी छोड़ के जाना पड़ता है। तो आप चाहो तो इस पे अपना टाइम खराब कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ देना। डायमेंशन और बेसिक पक्का से पक्का कर लेना, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा, बहुत लेंथी तो नहीं है ना। तो ठीक है भाई, सिर्फ इतने ही मैथ, ये टोटल बनते हैं 8 मैथ, और 8 मैथ में से 12 से 13 टॉपिक आपके बन जाते हैं थ्योरमों की स्टेटमेंट को छोड़ के। तो 12-13 टॉपिक के साथ आप ये मान लो ग्रेजुएशन के सारे मैथ मिला के आपका एक मैथ बन गया, जितना कि 12वीं का एक मैथ बनता है। उस एक मैथ को आप पढ़ पाओगे सिर्फ इन टॉपिक को। जब भी पढ़ने बैठो कोशिश कर लेना, वीडियो आपके सामने आ जाती है तो कि भाई ये टॉपिक चूज करे हैं हमने, हाईलाइट कर लेना, सिर्फ यही करना। क्योंकि बुक देख के फैल जाते हैं हम कि ये भी कर लेते, ये भी कर लेते हैं, फिर याद नहीं रहता। तो सिलेक्टिव करो, अच्छा करो, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर और बच्चों को, आप सबको कोर्स भी चाहिए हो तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में ना फ़ोन नंबर होएगा, कोई भी क्यूरी हो उस पर पूछ लेना। कुछ और आपके डाउट हो तो कमेंट कर देना नीचे। एक जिस भी बच्चे का ये डाउट था, आई थिंक उस तक वीडियो पहुंच जाएगी ये, कि टॉपिक और सब टॉपिक पूछे थे। देखो जो कहीं से कोचिंग ले रहा है उसको तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ सर्च करने की, पर जो बच्चा इंडिपेंडेंट अपने बिहाफ पे तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बहुत फ़ायदे में रहेगी कि चूज़ कर लिया आपने टॉपिक्स को, अब यही करने हैं हमने। ठीक है बच्चों, जुड़े रहना अपने टीच गुरु चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, राधे राधे।